गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। नमस्कार। आज हम चित्तौड़गढ़ किले की कहानी को थोड़ा कुरेदने वाले हैं। हमारे पास जानकारी का एक पूरा खजाना है। ट्रैवल गाइड हैं, यूट्यूब टूर, इतिहासकारों की किताबें, कुछ रिसर्च पेपर और कई सारे लेख भी हैं जी। और हमारा आज का मिशन है इस किले की आत्मा को समझना, खासकर रानी पद्मिनी से जुड़ी कहानी के सच, झूठ और उसके बीच की हर परत को खोलकर देखना। और ये किला कोई छोटा मोटा किला नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। 700 एकड़? जी, एशिया का सबसे बड़ा किला है। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर था। एक पूरा शहर? सोचिए, इसके अंदर 65 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं, महल, मंदिर, विजय स्तंभ और करीब 20 बड़े बड़े तालाब। वाह! तभी तो 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। बिल्कुल। और इस किले की दीवारों ने सिर्फ जीत नहीं बल्कि 3 बहुत ही भयानक और दर्दनाक घेराबंदी भी देखी हैं, जिन्हें साका कहा जाता है। साका। आज हम उसी कहानी पर ध्यान देंगे जो हम सबने सुनी है, जो सबसे मशहूर है, 1303 का पहला साका और रानी पद्मिनी की कहानी। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जो फिल्मों और किस्सों में हमें सुनाई जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत, जो 1540 में लिखा गया था। हाँ, तो पद्मावत और उसके बाद की कहानियों के हिसाब से रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप यानी आज के श्रीलंका की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। इतनी खूबसूरत कि उनके चर्चे दूर दूर तक थे। यहाँ तक कि कहानी में एक बोलने वाला तोता हीरामणि भी है। जी, हीरामणि, जो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह तक पद्मिनी की सुंदरता की खबर पहुंचाता है। और राजा रतन सिंह उस तोते की बात सुनकर इतने दीवाने हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़कर एक योगी का भेष बनाकर 7 समंदर पार कर जाते हैं। हाँ, 7 समंदर पार करके सिंघल द्वीप पहुंच जाते हैं सिर्फ पद्मिनी से शादी करने के लिए। क्या बात है! ये उस जमाने की जो टिपिकल प्रेम कहानियां होती थी, जिन्हें प्रेमाख्यान कहते हैं, बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा। मतलब उस दौर में प्रेम कहानियों को लिखने का एक खास तरीका था, जिसमें कल्पना, रोमांस, एडवेंचर और थोड़ी आध्यात्मिकता का बड़ा सुंदर मेल होता था। वैसे कुछ दूसरी कहानियों में यह भी कहा गया है कि राजा ने एक स्वयंवर में पद्मिनी को जीता था। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब रतन सिंह के दरबार से निकाला गया एक तांत्रिक राघव चेतन बदला लेने के लिए दिल्ली पहुंचता है। हाँ, और वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी की सुंदरता का ऐसा बखान करता है कि खिलजी के मन में उन्हें पाने की जिद पैदा हो जाती है। और यहीं से उस मशहूर आईने वाली घटना का जिक्र आता है। हाँ, आईने वाली घटना। कहानी के मुताबिक राजपूत मर्यादा के चलते खिलजी को पद्मिनी को सीधे देखने की इजाजत नहीं थी, तो एक हल निकाला गया। क्या हल निकाला गया? हमारे एक यूट्यूब गाइड वाले स्रोत के अनुसार पद्मिनी महल के पास बने एक जल महल में खिलजी को पानी में पद्मिनी की परछाई का अक्स एक आईने में दिखाया गया। और कहते हैं कि बस वो एक झलक ही काफी थी। खिलजी का जुनून और बढ़ गया। लेकिन जब उसे लगा कि वो रानी को हासिल नहीं कर पाएगा तो उसने धोखा दिया। बिल्कुल। जब राजा रतन सिंह उसे किले के बाहर तक छोड़ने आए तो खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया। लेकिन यहाँ पद्मिनी सिर्फ एक खूबसूरत रानी नहीं बल्कि एक चतुर रणनीतिकार के रूप में सामने आती है। जी हाँ, वो अपने 2 सबसे बहादुर सेनापतियों घोड़ा और बादल के साथ मिलकर एक जबरदस्त योजना बनाती हैं। उन्होंने खिलजी को संदेश भेजा कि रानी अपनी दासियों के साथ सुल्तान के हरम में आने को तैयार हैं। खिलजी तो खुश हो गया होगा। बिल्कुल, लेकिन पालकियों में दासियां नहीं बल्कि मेवाड़ के सबसे बहादुर सैनिक छुपे हुए थे। अरे वाह! उन्होंने दिल्ली में खिलजी के कैंप पर हमला किया और राजा रतन सिंह को छुड़ाकर वापस चित्तौड़ ले आए। वाह, क्या कहानी है! रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर कहानी का अंत वो दुखद है। इस धोखे से बौखलाया खिलजी अपनी पूरी ताकत से चित्तौड़ पर हमला कर देता है। महीनों की घेराबंदी के बाद जब राजपूतों को लगा कि अब हार निश्चित है तो उन्होंने साका करने का फैसला किया। यानी रानी पद्मिनी ने किले की हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया। अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए खुद को एक विशाल अग्निकुंड में समर्पित कर दिया और बाहर राजपूत मर्द केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन सेना पर टूट पड़े और एक एक करके लड़ते हुए मारे गए। इसे ही चित्तौड़ का पहला साका कहा गया। ये कहानी सुनने में इतनी जबरदस्त लगती है, इतनी फिल्मी, कि मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। पूछिए। एक बोलने वाला तोता, आईने में परछाई, पालकियों में सैनिक, क्या ये वाकई में हुआ था
या ये सिर्फ एक बहुत अच्छी कहानी है? हमारे ऐतिहासिक स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में?